नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम फिर लेकर आ गए हैं क्लास 12th का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है अणुसंख्य गुणधर्म। मैं बता रहा हूं, अगर आप अणुसंख्य गुणधर्म तैयार कर लेते हैं तो समझ लीजिए यहां से आपने 5 अंक पक्के कर लिए। यहां पर 4 चीजें हमें पढ़नी होती है। पहला है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा हिमांक का अवनमन और चौथा परासरण दाब। इन सभी को पढ़ना होता है। इन सभी में सूत्र हमें मिलता है, एक फॉर्मूला मिलता है और आप जानते हैं फॉर्मूले पर क्या होता है। फॉर्मूले पर हम न्यूमेरिकल लगाते हैं क्योंकि 2-3 चैप्टर ही हैं केमिस्ट्री में जहां से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो आप समझ लीजिए यहाँ से आपके 5 अंक पक्के होने वाले, मैक्सिमम 6 अंक और मिनिमम आपके 3 से 5 अंक आपके पक्के हो जाएंगे। तो चलिए प्रॉपर तरीके से ट्रिक के साथ इसको समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर ये जो वाष्प दाब लिखा है, मैंने कहा था मैं केमिस्ट्री की आपको तैयारी कराऊंगा तो उसी के हिसाब से मैं टॉपिक लेकर चल रहा हूँ। ये मैं सोचिएगा अलग से बता रहा हूँ, जो मैंने वहाँ पर बताया है वही टॉपिक में यहाँ पर बताते हुए चल रहा हूँ। पहला मैंने राउल्ट का नियम बताया, हेनरी का नियम बताया है। अब ये अगला जो टॉपिक है अणुसंख्य गुणधर्म, इसके बाद में हम अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे जो हमने बताए थे उस पे। अब समझ लेते हैं यहाँ पर वाष्प दाब क्या है। देखिए वाष्प दाब लिखा है। अब वाष्प दाब क्या होता है, वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है, अपेक्षिक क्या होता है। अपेक्षिक का मतलब तुलनात्मक, ठीक है, तुलनात्मक। अपेक्षिक का मतलब क्या होता है, तुलनात्मक। अब पहले वाष्प दाब समझ लेते हैं। मान लीजिए हमने एक ये ले लिया भगोना, ठीक है। ये भगोने में हमने भर रखा है पानी। भगोने में क्या है, पानी। अब पानी को जब हम उबालते हैं, ठीक है, गर्म करते हैं, ये नीचे लकड़ी रखी हुई है, इन पर हमने रख रखा है और इसको क्या कर रहे हैं, पानी को उबाल रहे हैं। पानी जब उबालते हैं तो किस में बदलता है, भाप में बदलता है। और यही भाप ही क्या कहलाती है, वाष्प कहलाती है। भाप ही क्या कहलाती है, वाष्प। तो वाष्प समझ में आ गया होगा कि जब पानी भाप में बदलता है वही जो भाप होती है वही क्या कहलाती है, वाष्प कहलाती है। अब जब पानी भाप में बदलेगा तो बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा। अगर हम इसको ना निकलने दें, अगर हम चाहें तो इसको ना निकलने दें तो हम क्या करेंगे, इस पर एक, मान के चलो हमने एक ढक्कन रख दिया, ये हमने एक रख दिया ढक्कन, ठीक है। समझते हुए चलिए, मैंने एक ढक्कन रख दिया, इसको ढक दिया। अब ढकने के बाद हमने जब इसको ढक दिया तब इसमें जो भाप बन रही थी वो इसी के अंदर रह गई। अब धीरे धीरे और भाप बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जितने ही बढ़ेगी उतने ये जो भाप है उसी द्रव पर क्या लगाएगी, दाब लगाएगी। यानी प्रेशर बनेगा, प्रेशर ऊपर भी दाब लगेगा तो द्रव पे भी दाब लगेगा। यानी दोनों साइड क्या लगाएगी, दाब लगाएगी। ये भाप क्या लगाएगी, दाब लगाएगी। अब जब भाप दाब लगाती है वही जो दाब होता है वही कहलाता है वाष्प दाब। किसी द्रव के वाष्प द्वारा उसी द्रव पर लगाया गया जो दाब होता है वही क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। यानी इस द्रव में यहाँ पर हमने क्या ले रखा था, पानी ले रखा था। और पानी जब भाप में बदला यानी वाष्प में बदला, पानी का जो वाष्प है वो पानी पर ही दाब लगा रहा है, यही कहलाएगा वाष्प दाब। तो उम्मीद करता हूँ वाष्प दाब आपको समझ में आ गया होगा। किसी द्रव के वाष्प द्वारा उसी द्रव पर लगाया गया जो दाब होता है वही वाष्प दाब कहलाता है। अब अवनमन क्या होता है, अवनमन देखिए क्या होता है, अवनमन होता है घटना, ठीक है। जैसे वाष्प दाब घट गया तो वो कहलाएगा अवनमन, वाष्प दाब बढ़ गया तो वो कहलाएगा उन्नयन, ठीक है। जब भी बढ़ेगा तो वो उन्नयन कहलाएगा, उन्नयन। और जब घटेगा तो अवनमन कहलाएगा, घटेगा तो अवनमन और बढ़ गया तो उन्नयन। तो यहाँ पर उन्नयन लिखा है तो ये क्या है, बढ़ गया है, ठीक है, यानी क्वथनांक का बढ़ना, ठीक है। उन्नयन यानी बढ़ना। और अवनमन लिखा है तो ये क्या है, घटना। ये है बढ़ना और ये घटना। अब हिमांक क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। क्वथनांक क्या है, देखिए क्वथनांक और हिमांक दोनों तापमान है, ठीक है, द्रव पदार्थ का तापमान। क्वथनांक एक ऐसा तापमान होता है जिस पर कोई भी जो है द्रव उबलने लगता है। मान के चलो जैसे हमने पानी लिया, पानी का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर वो उबलने लगता है। तो यही इसका क्या हो गया, क्वथनांक हो गया। ये जो तापमान हो गया यही क्या हो गया, क्वथनांक हो गया। अब क्वथनांक में भी ज्यादा कुछ टीम टाम करने की जरूरत नहीं है, बस यही है किसी द्रव पदार्थ का वह तापमान होता है जिस पर वह द्रव पदार्थ उबलने लगता है, वही क्वथनांक कहलाता है। अब क्वथनांक का उन्नयन यानी बढ़ गया क्वथनांक। तो हिमांक क्या होता है, हिमांक देखिए वो होता है जिस पर कोई द्रव पदार्थ जम जाता है। हिम यानी बर्फ, अंक यानी अंक, ठीक है। वह तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ जम जाता है वही कहलाता है हिमांक। परासरण ताप को हम नियम के अनुसार समझेंगे, जब इसको हम पढ़ेंगे तो अब प्रॉपर तरीके से सब कुछ समझ में आ गया होगा। जो जो चीजें जरूरी थी वो मैंने बता दी है। अब प्रॉपर तरीके से इनके बारे में समझ लेते हैं। अब ध्यानपूर्वक यहाँ से हम समझते चलेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है। देखिए वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जो होता है वो वाष्प दाब के अवनमन तथा शुद्ध अवस्था में विलायक के वाष्प दाब के अनुपात के बराबर होता है। यानी वाष्प दाब का जो अपेक्षिक अवनमन होता है वो वाष्प दाब के अवनमन तथा शुद्ध अवस्था में विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है। अब क्या होता है भाई, वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है तो वो समझ लीजिए। वाष्प दाब के अवनमन को हम डेल्टा पी से दर्शाते हैं, ठीक है। डेल्टा पी से किसको दर्शाते हैं, वाष्प दाब के अवनमन को। थोड़ा इधर से नीचे लिख लेता हूं मैं, यहाँ पर वाष्प दाब के अवनमन को डेल्टा पी से दर्शाते हैं। और शुद्ध अवस्था में जो विलायक का वाष्प दाब होता है
वो ये होता है, ठीक है। पी नोट विलायक लिख भी सकते हैं। ये जहाँ भी आपको दिख जाए नोट, तो ये समझ लेना शुद्ध अवस्था को दिखा रहा है। ये किसको दिखा रहा है? शुद्ध अवस्था को दिखा रहा है। और ये क्या है? विलायक। और ये क्या है? वाष्प दाब। ये क्या है? वाष्प दाब। तो यहाँ पर ये जो वाष्प दाब है शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब है। ये यहाँ पर जो लिखा है ये शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब, और ये क्या है? वाष्प दाब का अवनमन। और यही क्या है? यही है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। यही क्या है? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। अब इसमें डेल्टा पी इक्वल टू होता है, डेल्टा जो पी इक्वल टू होता है पी नोट माइनस पी एस होता है। तो यहाँ पर हम पी नोट माइनस पी एस अगर रख देंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा? पी नोट माइनस पी एस अपान में पी नोट। चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, विलायक का जो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है उसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पर यहाँ पर जो इसकी परिभाषा इसमें बताया जाता है कि विलायक के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर विलायक लिखना नहीं चाहते हैं तो मत लिखिए। अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं, नहीं टाइम है तो मत लिखिए। लेकिन यहाँ पर अगर लिख देंगे तो सबसे अच्छा इफेक्ट पड़ता है, एग्जामिनर समझ जाता है ये शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब है। तो ये आपको यहाँ से थोड़ा ध्यान रखना है। यही है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। यही क्या है? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन की परिभाषा कैसे लिखेंगे? तो वाष्प दाब के अवनमन तथा शुद्ध अवस्था में विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। यहाँ से आप बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं परिभाषा लिख देता हूँ जो मैंने यहाँ पर आपको समझाई है। तो परिभाषा मैंने यहाँ पर लिख दी है, चलिए समझ लेते हैं परिभाषा मैंने क्या लिखी है। देखो यहाँ पर परिभाषा लिखी है वाष्प दाब के अवनमन, वाष्प दाब के अवनमन तथा शुद्ध अवस्था में विलायक के वाष्प दाब तथा शुद्ध अवस्था में, ये किसको दर्शाता है? शुद्ध अवस्था को। शुद्ध अवस्था में विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को क्या कहते हैं? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब का क्या कहते हैं? अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। यानी वाष्प दाब के अवनमन तथा शुद्ध अवस्था में विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। अब राउल्ट के नियमानुसार थोड़ा देख लेते हैं, राउल्ट के नियमानुसार क्या होता है। तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल लीजिए, राउल्ट के नियमानुसार, यानी राउल्ट के नियम के अनुसार जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता है वो क्या होता है। राउल्ट के नियमानुसार जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है वो उस विलेन में, जैसे जिस विलेन का हम अपेक्षिक अवनमन निकाल रहे हैं, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन निकाल रहे हैं, उस विलेन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। देखिए अब विलेय पदार्थ का मोल प्रभाज क्या है वो समझ लीजिए। मोल प्रभाज को हम काई से दर्शाते हैं, ठीक है। किससे दर्शाते हैं? इसे मोल अंश भी बोलते हैं और मोल प्रभाज भी बोलते हैं। ये एक समझिएगा, ये थोड़ा बहुत टेढ़ा बेढ़ा होता है, इसे हम बोलते हैं काई। क्या बोलते हैं? काई बोलते हैं। अब किसका? विलय का मोल प्रभाज। विलय का मोल प्रभाज, तो विलय हमने लिख लिया, ये मोल प्रभाज को दर्शा रहा है। किसका मोल प्रभाज हो गया? विलय का मोल प्रभाज। अब ये विलय का मोल प्रभाज क्या होता है? एन विलय, यानी विलय के मोलों की संख्या, एन विलय बटे में एन विलय और प्लस एन विलायक। ये हो गया ये हो गया विलय का मोल प्रभाज। ये क्या हो गया? विलय का मोल प्रभाज। अब जो विलय का मोल प्रभाज है वही क्या होता है? राउल्ट के नियमानुसार अपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है, वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या है? ये है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी नोट माइनस पी एस अपान में पी नोट विलायक हो जाएगा, विलायक, और यहाँ से ये किसके बराबर हो जाएगा? काई विलय के। या हम डायरेक्ट यही लिख देंगे एन विलय, यानी विलय के मोलों की संख्या। एन विलय क्या है? विलय के मोलों की संख्या है, ठीक है। एन विलय अपान में एन विलय प्लस एन विलायक। ये एक यहाँ से हमको राउल्ट के नियमानुसार हमें वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन देखने को मिलता है। ये क्या हो गया? राउल्ट के नियमानुसार वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है, ये है इसका फॉर्मूला। इस पे न्यूमेरिकल वगैरह भी पूछता है, इस पे ज्यादातर नहीं पूछता है, लेकिन जो आगे हम बताएंगे, जो आगे टॉपिक पढ़ने हैं उन पे बहुत ज्यादा पूछता है, इसलिए बारीकी से समझते हुए चलना। तो यही है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ज्यादा कुछ इसमें टीम टाम करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी परिभाषा है छोटी सी, आप एक बार पढ़ लेंगे। वाष्प दाब के अवनमन तथा शुद्ध अवस्था में विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब का जो अवनमन है वो पी नोट माइनस पी एस के बराबर होता है, तो मान रख दिए, तो यहाँ पर हमें ये मिल गया। और यही जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है ये विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो ये विलय का मोल प्रभाज इधर लिखा हुआ है, क्योंकि काई विलय क्या है? विलय का मोल प्रभाज। और ये जो विलय का मोल प्रभाज है ये इतने के बराबर होता है, यानी एन विलय है तो विलय के मोलों की संख्या, और ये एन विलायक है, ये विलायक के मोलों की संख्या। यही हो गया विलय के
विलय का मोल प्रभाव। तो उम्मीद करता हूँ वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देख लेते हैं अगले हम हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में। अगला टॉपिक है क्वथनांक का उन्नयन। देखिए क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा आप समझ लीजिए। देखिए इसमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक वाष्पशील अवयव या पदार्थ। वाष्पशील अवयव क्या होता है, जो भाप में बदल जाता है। अवाष्पशील अवयव क्या होता है, जो भाप में नहीं बदलता है या भाप में बदलने के लिए उसको बहुत ज्यादा गर्म करने की आवश्यकता होती है, वो होते हैं अवाष्पशील पदार्थ होते हैं। अब देखिए क्वथनांक मैंने बताया एक टेम्परेचर होता है जिस पर क्या होता है, कोई भी पदार्थ जो द्रव पदार्थ है वो उबलने लगता है। अब मान लीजिए ये बढ़ेगा कैसे, कब इसको हम बढ़ा सकते हैं, उन्नयन यानी क्वथनांक को कब हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है, कैसे बढ़ेगा। तो यहाँ पर समझिए, जैसे हमने एक ये ले लिया है तसला, तो मसला तो है नहीं, बस क्या है हमारे पास तसला, बहुत ज्यादा चला था मसले तसले वाला। आप लोग अभी तसले में मत जाना, मसले में जाना, क्या यहाँ पर मसला लग रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने द्रव ले लिया है, द्रव में मान के चलो मैंने नमक मिला दिया। नमक क्या है, अवाष्पशील पदार्थ है। ये क्या है, अवाष्पशील पदार्थ है, ठीक है। ये कैसा पदार्थ है, अवाष्पशील पदार्थ है। अब इसमें पानी भरा था, इसी में मैंने अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया। अब वैसे तो पानी में अगर मैंने नमक ना मिलाया होता तो पानी जल्दी उबल के भाप में बदल जाता। अब मैंने उसमें नमक मिला दिया है, तो नमक जब मिला दिया है तो ये थोड़ा और टाइम लेगा, यानी इसको और टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब ये क्या होगा, भाप में बदलेगा। और जब इसको और टेम्परेचर देना पड़ेगा तो इसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। यानी मान के चलो पहले 100 डिग्री पर उबल जा रहा था, अब ये 100 डिग्री पर भाप में बदल रहा था। अब मान के चलो ये 120 डिग्री या 110 डिग्री ले रहा है, तो ये तो बढ़ गया ना, क्वथनांक क्या हो गया, बढ़ गया। तो हम किस तरीके से क्वथनांक को बढ़ सकते हैं, वही यहाँ पर लिखा है क्वथनांक का उन्नयन। जब किसी वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, तब उसका क्या हो जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। इसे किससे दर्शाते हैं, इसे डेल्टा टीबी से दर्शाते हैं। क्वथनांक के उन्नयन जो है उसको किससे दर्शाते हैं, डेल्टा टीबी से दर्शाते हैं। देखिए जब क्वथनांक बढ़ जाएगा तो हिमांक किसका घट जाएगा, हिमांक किसका घटेगा कि नहीं घटेगा। अब देखिए गर्म करने के लिए, जब उबालने के लिए हमें 110 डिग्री चाहिए, तो जो है जमाने के लिए तो हमको कम खर्च करना पड़ेगा, यानी कम टेम्परेचर चाहिए, जम जाएगा आराम से। गाढ़ा वैसे भी हो गया है, तो थोड़ा और टेम्परेचर चाहिए माइनस का, तो जम जाएगा। तो यानी जब भी क्वथनांक बढ़ेगा, ठीक है, क्वथनांक बढ़ेगा तो हिमांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अभी हम आगे पढ़ेंगे हिमांक का उन्नयन, तब यही परिभाषा लिखनी होगी। जब किसी वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तब उसका क्वथनांक बढ़ जाता है और हिमांक घट जाता है। और जो क्वथनांक बढ़ता है वही क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है, और जो हिमांक घटता है, हिमांक जब घटता है, यही हिमांक का घटना ही क्या कहलाता है, हिमांक का अवनमन कहलाता है। यही परिभाषाएं अभी हमको समझनी है। तो हिमांक का जो क्वथनांक का जो उन्नयन है उसे डेल्टा टीबी से दर्शाते हैं। अब डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा टीबी को हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक का उन्नयन। ये किसके बराबर होता है, डेल्टा टीबी बराबर होता है टीबीएस माइनस टीबी नॉट के। ये होता है क्वथनांक का उन्नयन का फॉर्मूला। ये क्या होता है, क्वथनांक के उन्नयन का फॉर्मूला। तो ये आपको याद रखना। ये यहाँ पर क्या है, ये है क्वथनांक का उन्नयन। ये इसको किससे दर्शाते हैं, डेल्टा टीबी से दर्शाते हैं क्वथनांक के उन्नयन को। अब ये क्या है, विलयन का क्वथनांक है। ये क्या है, विलयन का क्वथनांक है। अब हमने बताया था जहां पर भी आपको नोट दिख जाए तो आप समझते हैं ना, शुद्ध अवस्था में, तो ये शुद्ध अवस्था में विलयन का क्वथनांक है। चलिए अब जो इसकी परिभाषा है उसके परिभाषा को लिख देते हैं, फिर उसके बारे में समझ लेते हैं। क्वथनांक के उन्नयन की परिभाषा मैंने लिख दी है, उसके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब किसी वाष्पशील अवयव या वाष्पशील द्रव वो होता है जो भाप में बदल जाता है, और या कम टेम्परेचर चाहिए, भाप में आराम से बदल जाता है। और अवाष्पशील पदार्थ वो होता है जो भाप में नहीं बदलता, या उसको भाप में बदलने के लिए काफी ज्यादा हमें टेम्परेचर चाहिए तब वो भाप में बदलता है। तो आपको ये थोड़ा ध्यान देना है। जब किसी वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है और हिमांक घट जाता है। और क्वथनांक का बढ़ना ही क्या कहलाता है, क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। क्वथनांक का जो बढ़ना है, यहाँ पर क्वथनांक बढ़ रहा है अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्वथनांक बढ़ रहा है। तो यही जो क्वथनांक बढ़ रहा है यही कहलाता है क्वथनांक का उन्नयन। और इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। और डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता है, टीबीएस माइनस टीबी नॉट। टीबीएस माइनस टीबी नॉट। ये टीबीएस क्या है, टीबीएस ऐसा मत बोलना टीबीएस गाड़ी है, चलो भाई चलाते हैं। टीबीएस क्या है, टीबीएस है भाई विलयन का क्वथनांक। टीबीएस क्या है, विलयन का क्वथनांक। और ये क्या है, शुद्ध अवस्था में विलयन का क्वथनांक। जहां पर भी नोट दिखे आप समझ जाना, शुद्ध अवस्था में विलयन का क्वथनांक है। तो उम्मीद करता हूँ ये परिभाषा के साथ में ये जो सूत्र है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी में थोड़ा और दिखाना होता है कि क्वथनांक के उन्नयन तथा मोलरता में संबंध।
तो चलिए मैं लिख देता हूँ। चलिए अब हम समझ लेते हैं क्वथनांक का उन्नयन और मोलरता में संबंध क्या होता है। थोड़ा ध्यान से यहाँ पर समझिएगा। जो क्वथनांक का उन्नयन होता है यानी डेल्टा टीबी, ये समानुपाती होता है मोलरता के। मोलरता को हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं और हम जानते हैं मोलरता बराबर क्या होता है, यानी स्मॉल एम इक्वल टू क्या होता है। जब भी स्मॉल एम दिख जाए तो समझ जाना ये मोलरता है, और कैपिटल एम दिख जाए तो ये वो मोलरता होगी, ठीक है। और मोलरता इक्वल टू होता है WA इंटू 1000 अपान में MA इंटू WB। ये मोलरता के बराबर ये सब होता है। देखिए ये जो WA है ये क्या है, विलय का भार है। MA क्या है, विलय का अणुभार है। और WB क्या है, विलायक का भार है। WA विलय का भार, MA विलय का अणुभार और WB विलायक का भार है। तो ये यहाँ पर अगर M की जगह पर रख देते हैं, सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि ये जो समानुपाती का साइन है, ये हटने के बाद यहाँ पर कुछ नियतांक आता है। तो यहाँ पर जब हटेगा तो यहाँ पर नियतांक क्या आ जाएगा, डेल्टा TB इक्वल टू KB हो जाएगा। और ये जो KB नियतांक आया है इसे बोलते हैं मोलर उन्नयन स्थिरांक। यहाँ पर उन्नयन लिखा है तो आप समझ जाना कि क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक है। और यहाँ पर अवनमन लिखा होता है तो ये क्या हो जाता है, मोलर उन्नयन अवनमन स्थिरांक, ठीक है। अब यहाँ पर ये किसके गुणे में है, मोलरता के। अब मोलरता का मान यहाँ पर दिया गया, उठाकर यहाँ रख देंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू WA इंटू 1000 अपान में MA इंटू WB। तो ये हो गया क्वथनांक के उन्नयन तथा मोलरता में संबंध। क्वथनांक के उन्नयन तथा मोलरता में संबंध क्या है, तो इस प्रकार का संबंध है। यानी आपको अगर परिभाषा लिखनी है तो आप परिभाषा भी लिख सकते हैं। क्वथनांक का उन्नयन मोलरता के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पर लिखा है, वहीं तो लिखा है, जो क्वथनांक का उन्नयन है वो मोलरता के समानुपाती है या अनुक्रमानुपाती भी इसको बोलते हैं। इसी को समानुपाती, इसी को अनुक्रमानुपाती बोलते हैं। आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर कभी कभी हमें ये ज्ञात करने के लिए बोल देता है इसको, तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें फॉर्मूला यहाँ से मिलेगा, KB इक्वल टू, B छोटा रहता है, थोड़ा छोटा, ठीक है। अब देखिए जो गुणे में है वो उधर इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो डेल्टा जो TB है तो जो गुणे में है वो किस में आ जाएगा, डिवाइड में। गुणे में क्या है, WA है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, WA इंटू 1000 हो जाएगा। और जो डिवाइड में है वो किस में आ जाएगा, इधर आ जाएगा गुणे में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटू MA इंटू WB। तो ये हो गया KB का हमारा फॉर्मूला। तो उम्मीद करता हूँ ये सब आपको टॉपिक में समझ में आ गया होगा। क्वथनांक का उन्नयन क्या है, क्या क्या होता है, ये क्वथनांक के उन्नयन को डेल्टा TB से प्रदर्शित करते हैं। इसमें संबंध क्या होता है, संबंध यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर नहीं समझ में आया एक बार फिर से बैक करके देख लीजिए, सब कुछ समझ में आपको आ जाए। अभी जो है भटकने का टाइम नहीं है, क्योंकि अब टाइम कम बचा हुआ है और भी हमारे पास पेपर है करने के लिए, क्योंकि एक ही पेपर तो है नहीं जो इसी को करेंगे, कहीं से भी पढ़ लेंगे। तो अब बिना देरी किए हुए हमारे साथ लग जाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी केमिस्ट्री की तैयारी फुल मैं कराऊंगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो और भी सब्जेक्ट के लिए मैं टॉपिक तो लाता ही हूँ, और जो बताएंगे उस टॉपिक को भी करा दूंगा। तो चलिए अब देख लेते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है उसके बारे में। चलिए अब हम समझ लेते हैं हिमांक का अवनमन क्या होता है। जो हमने परिभाषा क्वथनांक के उन्नयन में लिखी थी वही परिभाषा हमें हिमांक के अवनमन में भी लिखनी है, पर एक लास्ट की लाइन जो है उसे चेंज कर देना है। किस तरीके से चेंज करना है चलिए समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, जब किसी वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो उसका जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है और हिमांक जो है घट जाता है। और यह जो हिमांक घट रहा है ना, हिमांक का घटना ही क्या कहलाता है, हिमांक का अवनमन कहलाता है। हिमांक का घटना ही क्या कहलाता है, हिमांक का अवनमन कहलाता है। उसी में भी हम ये परिभाषा लिखे थे, लेकिन वहां पर हम क्या कह रहे थे, क्वथनांक का बढ़ना ही क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। क्वथनांक की बात हो रही थी तो हम क्वथनांक के बारे में कह दिए, यहाँ पर हिमांक की बात हो रही तो हिमांक के बारे में कह देंगे। तो हिमांक का जो अवनमन होता है यानी हिमांक का जो घटना होता है उसे किससे दर्शाते हैं, डेल्टा TF से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, डेल्टा TF से। डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है, TF नॉट माइनस, ये P क्यों वहाँ आ गया, यहाँ पर TF नॉट माइनस और TF S होता है। अब ये TF नॉट आपको पता ही चल गया होगा कि शुद्ध अवस्था में विलयन का जो है हिमांक है। शुद्ध अवस्था में क्या है, विलयन का हिमांक है। और ये क्या है, विलयन का हिमांक है। ये शुद्ध अवस्था में है विलयन का, क्योंकि यहाँ पर नोट लगा हुआ है, हमने बताया था नोट जहाँ दिख जाए वहाँ शुद्ध अवस्था, ठीक है। शुद्ध अवस्था में विलयन का हिमांक, और ये सिर्फ विलयन का हिमांक है। और ये डेल्टा जो TF लिखा हुआ है ये क्या है, हिमांक का अवनमन है। परिभाषा चलिए जो मैंने बताया है उसी को लिख देंगे यहाँ पर, और किस तरीके से लिखना वो भी अभी सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले लिखता हूँ मैं परिभाषा। यहाँ पर मैंने परिभाषा को लिख दिया है। चलिए यहाँ पर परिभाषा क्या लिखी हुई है उसके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है, जब किसी वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है, वाष्पशील जो वाष्प में बदल जाते हैं, अवाष्पशील जो वाष्प में नहीं बदलते हैं, तो सब आपको पता ही चल गया होगा। जब किसी वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है तथा हिमांक घट जाता है। यहाँ तक मैंने उसमें भी लिखा था,
लिखा था कि नहीं लिखा था? लिखा था, पर यहाँ से थोड़ा चेंज कर देना है। उसमें क्या था, क्वथनांक के उन्नयन की बात हो रही थी, तो हम यहाँ पर क्या लिखे थे, और क्वथनांक का बढ़ना ही क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। यहाँ पर हिमांक की बात हो रही है, हिमांक के अवनमन की, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, और हिमांक का जो घटना की बात हो रही है ना इसमें, वही क्या कहलाता है, हिमांक का अवनमन कहलाता है। हिमांक का घटना ही हिमांक का अवनमन कहलाता है। इसे डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं, और डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या होता है, टीएफ नॉट माइनस टीएफ एस होता है। अब यहाँ पर भी जैसे हम क्वथनांक के उन्नयन में क्वथनांक के उन्नयन तथा मोलरता में संबंध दिखाए हैं, वैसे ही हमें यहाँ पर भी क्वथनांक जो हिमांक का अवनमन है और मोलरता में संबंध दिखाना होगा। तो आप लिख लेंगे कि हिमांक के अवनमन तथा मोलरता में संबंध। तो हिमांक के अवनमन तथा मोलरता में संबंध आप यहाँ पर थोड़ा डाल देना, मैं टाइम कम लेना चाह रहा हूँ इसलिए नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्वथनांक जो हिमांक का अवनमन है डेल्टा टीएफ, ये क्या है, हिमांक का अवनमन है, और ये समानुपाती होता है किसके, मोलरता के। जैसे उसमें था वैसे इसमें भी क्या है, समानुपाती है। और हम जानते हैं मोलरता इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू ए इंटू 1000, और अपान में क्या होता है, एम ए इंटू डब्ल्यू बी होता है, एम ए इंटू क्या होता है, डब्ल्यू बी होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले समानुपाती का साइन हटाने के बाद एक नियतांक आएगा, तो वो क्या आ जाएगा, यहाँ से हमें मिलेगा डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ। यहाँ पे सब में एफ 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 है, उसमें बी 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 था इसलिए के बी आया था, यहाँ पर क्या है, एफ एफ है, तो यहाँ पर क्या आ गया, एफ आ गया। और ये जो है, ये जो नियतांक आया है, इसे हम बोलते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक। इसे क्या बोलते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक। के एफ को क्या बोलते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक। ये बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कहीं कहीं पूछता है कि मोलल अवनमन स्थिरांक याद कीजिए। अब आपको यही नहीं पता होगा मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है, तो कैसे आप ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक, ये किसके गुणनफल में हो जाएगा, ये मोलरता के गुणे में हो जाएगा, ठीक है। अब मोलरता का मान उठाकर रख देंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एफ, और यहाँ से इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 हो जाएगा, अपान में एम ए इंटू डब्ल्यू बी हो जाएगा। ये हमारा हो गया हिमांक का अवनमन तथा मोलरता में संबंध। यही आपको यहाँ पर दिखाना है। यहाँ पर क्या है, हिमांक के अवनमन तथा मोलरता, अब इसको मिटा ही देते हैं क्योंकि काफ़ी बच्चे आलसी भी होंगे कि हेडिंग नहीं लिखा या नहीं समझ में आया होगा, तो आपको दिक्कत हो जाएगा। हिमांक के अवनमन तथा मोलरता में संबंध। हिमांक के अवनमन तथा मोलरता में संबंध क्या है कि जो हिमांक का अवनमन होता है मोलरता के समानुपाती होता है। समानुपाती का साइन हटाने के बाद के एफ आ जाता है, जिसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं, और ये गुणे में लग जाता है, ठीक है। और गुणे में जो एम है उसका मान रखने पर जो मान है, यहाँ से ये जो इतना वो रख दिए तो हमें ये मिलता है। अब यहाँ से हमें कभी कभी के एफ का निकालने के लिए बोल देता है, तो के एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो इधर गुणे में है के एफ के साथ वो जाएगा तो इधर डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पहले से टी एफ बैठा हुआ है, तो टी एफ के डिवाइड में क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर के एफ के गुणे में है, तो गुणे में क्या है, डब्ल्यू ए है, और नीचे क्या है, और क्या है, 1000 है, और जो डिवाइड में है वो क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा एम ए इंटू डब्ल्यू बी। तो ये हमारा के एफ का फॉर्मूला हो गया। अगर आपसे मोलर अवनमन स्थिरांक पूछता है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछता है हिमांक का अवनमन, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। सब कुछ वही है जो हमने हिमांक के अवनमन में पढ़ा था, बस थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंज करके बताया गया है। अब देख लेते हैं लास्ट जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परासरण दाब और प्रतिलोम परासरण क्या होता है। देखिए, परासरण दाब क्या होता है उसको समझने से पहले हमें समझना होगा परासरण क्या होता है, ये क्रिया क्या होती है। परासरण एक क्रिया होती है, ये होती क्या है। तो चलिए यहाँ पर मैं एक बड़ा सा तसला लेता हूँ। वो तसला ज्यादातर लेना पड़ रहा है, और ये मैंने जो लाइन खींची है, ये मैंने एक झिल्ली लगा दी है बीच में, ठीक है, झिल्ली लगा दी है। इधर मैंने पानी भर रखा है, ठीक है, इधर पानी भर रखा है, इधर मैंने भर रखा है दारू, ठीक है। इधर मैंने क्या भर रखा है, दारू है, और इधर क्या है, इधर है पानी। और ये जो झिल्ली लगाई है इसे बोलते हैं अर्ध पारगम्य, ठीक है, अर्ध पारगम्य झिल्ली। अब अर्ध पारगम्य झिल्ली जो होती है उसमें बहुत हल्के हल्के क्या होते हैं, छेद होते हैं, जिससे पानी इधर जा सकता है और ये दारू इधर जा सकता है। अब ध्यान पूर्वक आप समझिए, मैंने इधर पानी भरा, इधर मैंने दारू भरा। दारू जब इधर जा सकता है, पानी भी इधर आ सकता है। जब पानी यानी मान के चलो कुछ भी है, ठीक है, पानी हो या कुछ भी है, जब इधर आएगा तो इधर वाला इधर जाएगा। तो ये जो इधर उधर जा रहा है ना, दारू इधर से उधर जा रहा है, और पानी ये अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा इधर आ रहा है, क्योंकि बीच में रखा हुआ है।
तो ये दारू इसमें से गुजर के इधर जाएगा, ये पानी इसमें से गुजर के इधर आएगा। तो ये जो इधर से उधर कूद फांद के जा रहा है ना, यही क्रिया क्या कहलाती है? यही क्रिया परासरण क्रिया कहलाती है। यही जो इधर से ये दारू इधर से घुसेगा, इधर निकलेगा, तो ये क्या इधर जा रहा है, और ये जो इधर जा रहा है पानी इधर से इधर आएगा, ऐसा तो है नहीं इधर ही रहेगा, दोनों मिक्स होंगे, क्योंकि भाई बीच में होल है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। और यही जो इधर से उधर जा रहे हैं, यही कहलाता है परासरण कहलाता है। इसमें ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, ध्यानपूर्वक एक बार फिर से समझ लीजिए। इसकी परिभाषा अगर पूछता है, आज एक नंबर में पूछेगा तो है नहीं, लेकिन समझ लीजिए। देखिए, परासरण जो क्रिया होती है वह क्या होती है? अर्धपारगम में झिल्ली द्वारा विलय तथा विलायक के कणों का एक जगह से दूसरी जगह जाना है। अर्धपारगम में झिल्ली द्वारा, ध्यानपूर्वक समझना है, विलय और विलायक के कणों का अर्धपारगम में झिल्ली द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाना ही परासरण की क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? परासरण की क्रिया कहलाता है। अब ध्यानपूर्वक समझ लेते हैं परासरण दाब क्या होता है। अब ये जो क्रिया है ना, इधर से उधर जा रहे हैं, इसी को रोकने के लिए जितना दाब हम इस विलेन पर लगाएंगे, ये क्या है? भरा हुआ है, दो चीजें मिली हुई हैं, समांगी है, तो ये क्या हो गया? एक विलेन हो गया ना। तो इसी क्रिया को, ये परासरण की जो क्रिया हमने बताई, इसी को रोकने के लिए जितना बाहरी दाब विलेन पर हम लगाएंगे, वही परासरण दाब कहलाता है। अब चलिए इसकी जो परिभाषा है यहाँ पर लिख देते हैं, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, और आ भी जाएगा अगर नहीं आया है तो। यहाँ पर मैंने परिभाषा लिख दी है, उसके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलेन पर लगाया गया बाहरी दाब परासरण दाब कहलाता है। अब बाहरी दाब क्या है? ये जो क्रिया हो रही है परासरण की क्रिया, इसमें चाहे दाब उत्पन्न हो, चाहे कुछ भी उत्पन्न हो, उससे ये जो बाहरी दाब है उससे रिलेटेड नहीं है, हमें अलग से यहाँ पर दाब लगाना पड़ रहा है परासरण की क्रिया को रोकने के लिए। तो यही इसे बोलते हैं बाहरी दाब, अलग से जो लगाया जाता है उसे बोलते हैं बाहरी दाब। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलेन पर लगाया गया बाहरी दाब परासरण दाब कहलाता है। और इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं, इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। इसे पाई से, राइटिंग पे मत जाइएगा, बस समझते हुए चलिए, ठीक है। इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। और पाई इक्वल टू क्या होता है? CRT होता है। और हम जानते हैं C इक्वल टू भी कुछ होता है, तो क्या होता है? N अपान में V होता है, NA अपान में V। NA क्या है? विलय के मोलों की संख्या। ये क्या है? विलायक का जो आयतन है वो, ठीक है, वो भी ml में होना चाहिए। अब यहाँ पर जब C का मान रखेंगे तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? NA अपान में V आ जाएगा, और यहाँ इंटू में क्या हो जाएगा? RT हो जाएगा। और हमें पता है कि जो N है, विलय के मोलों की जो संख्या है वो भी होती है, किस प्रकार से निकालते हैं? WA अपान में MA। ये किसके बराबर होती है? WA अपान में MA के बराबर। WA क्या है? विलय का भार है। MA क्या है? विलय का अणुभार है। अब NA की जगह पर हम क्या रख देंगे? WA अपान में MA रख देंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा पाई इक्वल टू WA अपान में MA आ जाएगा, ठीक है, और V हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा RT, और ये हमारा मेन सूत्र यहाँ से निकल के आ जाएगा। यही है परासरण दाब। इसका मात्रक होता है लीटर ATM। मात्रक थोड़ा ध्यान रखना है, लीटर ATM मोल यूनिवर्स। जिसकी भी पावर में -1 दिख जाए तो समझ जाना वो यूनिवर्स है, मोल यूनिवर्स और केल्विन यूनिवर्स, ये इसका मात्रक होता है। तो आपको मात्रक भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये था परासरण दाब। परासरण दाब में ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस ये जो सूत्र है इस पर हमें न्यूमेरिकल लगाना होता है, ठीक है। कभी यहीं से पूछ देगा कि WA निकालिए, तो WA कैसे निकालेंगे? परासरण दाब दे देगा इतना है, और ये जो R है ये क्या है? गैस नियतांक है। और ये जो T लिखा हुआ है ये क्या है? तापमान है। ये MA विलय का अणुभार, और WA विलय का भार है। V क्या है? विलायक का वो आयतन है, वो भी किस में होना चाहिए? ML में होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये परासरण दाब आपको समझ में आ गया होगा। अगर मान के चलो यहीं से पूछ लिया कि इतना दे दिया, परासरण दाब इतना है, ये इतना है, वो इतना है, WA ज्ञात कीजिए, तो WA कैसे निकालेंगे? WA इक्वल टू क्या हो जाएगा? जितना इसके साथ गुणे में है वो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, इसके इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो यहाँ RT हो जाएगा, और जो भाग में है वो ऊपर जाएगा, वो किस में हो जाएगा? गुणे में, ठीक है। तो ये हो जाएगा WA। आपको जो भी पूछे बस इधर से उधर, उधर से उधर भेज कर आपको ज्ञात कर लेना है। तो ये जो हमारा अणुसंख्य टॉपिक था वो खत्म हुआ। इसमें और प्रतिलोम परासरण है, इसको मैंने पहले ही करा रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, उससे ज्यादातर पूछा नहीं जाता। प्रतिलोम परासरण बस परासरण दाब का जस्ट उल्टा होता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जैसे फिल्टर वगैरह होते हैं जो पानी को शुद्ध करते हैं, वहां पर इनका ज्यादातर उपयोग होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो अणुसंख्य गुणधर्म था, इसमें 4 चीजें थी, उनके बारे में आपने प्रॉपर तरीके से समझ लिया होगा। अगर समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आप सभी को मिलते रहें। मुझे आपके बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, और आप लोग सपोर्ट कर भी रहे हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जय हिंद।